हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी उम्र 18 साल थी। मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। इस उम्र में एक दिन मुझे अपने मामा और मामी के घर रहने जाना पड़ा। मेरी मामी मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन शाम होते ही वे मुझे ऊपर बने एक कमरे में छुपा देती थीं और मामा के सामने आने नहीं देती थीं। एक दिन मुझे प्यास लगी तो मैं स्टोर रूम से बाहर पानी पीने चली गई। तभी मुझे मामी के कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। मैं हैरानी में मामी के कमरे में गई और जो देखा वह देखकर मेरी जान सूख गई। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी कहानी कुछ इस तरह है। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मेरे 2 छोटे भाई भी हैं। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारा गांव बहुत प्यारा था। मैंने अपना पूरा बचपन गांव की गलियों में खेलते हुए बिताया और यहीं जवान हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपना ये प्यारा गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मुझे अपने मामा के घर जाना पड़ा। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन था। लेकिन जिंदगी की सच्चाई यही है कि यह हमें कहीं से कहीं ले जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा बचपन मेरे माता पिता के प्यार भरे आंचल में बीता। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन हमारा अपना था। हमारे ताया के परिवार में भी 5 लोग थे और हमारे परिवार में भी। मेरे एक चाचा थे जो पढ़ाई के सिलसिले में ज्यादातर हॉस्टल में रहते थे। जैसे जैसे हम बच्चे बड़े हो रहे थे, घर हमारे लिए छोटा होता जा रहा था। हमारी दादी और बुआ एक ही कमरे में रहती थीं। कम उम्र में ही मेरे दादा ने बुआ की शादी करवा दी थी, लेकिन 2 साल बाद किसी वजह से बुआ तलाक लेकर वापस हमारे घर आ गईं। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि मेरी बुआ इतनी अच्छी थीं, फिर उनकी शादी क्यों टूटी। उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। हमारी दादी जात पात और बिरादरी में बहुत विश्वास रखती थीं। उन्होंने अपनी बिरादरी की इज्जत के लिए बुआ को एक अनचाहे बंधन में बांध दिया। हमारी जिंदगी में ऐसी कई कड़वी सच्चाइयां थीं। मेरी माँ और ताई में कभी भी नहीं बनती थी। वजह यह थी कि वे दोनों कजिन्स थीं और शादी से पहले ही उनमें मनमुटाव था। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की शादी एक ही परिवार में हो गई और वे देवरानी जेठानी बन गईं। दादी ने बताया कि जिस दिन मेरी माँ इस घर की बहू बनकर आईं, उसी दिन से माँ और ताई के बीच 26 का आंकड़ा बना हुआ है। मैंने बचपन से ही उनकी लड़ाई देखी थी, लेकिन उनकी आपसी नफरत का असर हम बच्चों पर नहीं पड़ा। हम सभी बच्चे आपस में बहुत प्यार करते थे। ताई की बेटी सारिका मुझसे मुश्किल से 2 साल बड़ी होगी। उसके भी 2 भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। सारिका का बड़ा भाई राहुल कॉलेज में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन मेरा और सारिका का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। हम दोनों पढ़ाई के मामले में बहुत आलसी थीं। हमारी माएं हर वक्त हमें इसके लिए डांटती रहती थीं। हमारा घर लोगों की नज़र में छोटा था, लेकिन इसके पीछे एक प्यारा सा बगीचा था। यह बगीचा दादी की मेहनत का नतीजा था। मैं और सारिका अक्सर आम के पेड़ से कच्चे आम तोड़कर खाते थे। जब दादी को पता चलता तो वह हमें लाठी लेकर डराती थीं। इस बगीचे में हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता था, क्योंकि दादी यहां किसी को आने नहीं देती थी, लेकिन हम दोनों का दिन इसी बगीचे में बीतता था। मैं उस वक्त 10वीं कक्षा में थी और बोर्ड की परीक्षाएं करीब थीं। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था और घरेलू झगड़ों से दूर रहता था। उसने फैसला किया कि वह मुझे और सारिका को पढ़ाएगा। पहले तो माँ और ताई के बीच इसे लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन जब दादी ने सख्त आवाज में कहा कि राहुल हमें पढ़ाएगा, तो माँ और ताई चुप हो गईं। दादी का घर में बहुत रुतबा था और उनसे सब डरते थे। मेरी माँ और ताई आज भी एक ही घर में साथ रहती थीं, क्योंकि मेरे ताया और पापा कभी उनकी बात नहीं मानते थे। वे हमेशा दादी की ही बात मानते थे। यही वजह थी कि माँ और ताई अक्सर गुस्सा एक दूसरे पर निकालती थीं। समय बीतता गया। जैसे तैसे मैंने और सारिका ने
12वीं की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद हम दोनों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ समय बाद मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम अनिल था। उन दिनों मेरा दिल एक अलग ही तरीके से धड़कने लगा था। मैं अनिल की ओर पूरी तरह आकर्षित हो गई थी। हर वक्त मैं उसी के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन वह मुझे सिर्फ एक अच्छी दोस्त समझता था। उसी दौरान हमारे घर में एक बड़ी घटना हुई। मेरे चाचा ने घरवालों को बताए बिना शादी कर ली। इस बात का पता तब चला जब चाचा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर आए। दादी ने पहले तो चाचा को बहुत डांटा और फिर पूछा, तू इसे रखेगा कहाँ? घर में जगह ही नहीं है। चाचा ने कहा, अभी तो शहर में रखूंगा, बाद में इसे यहां ले आऊंगा। चाचा एक दिन बाद चाची को लेकर शहर चले गए, लेकिन घर वालों के लिए यह चिंता बनी रही कि जब चाचा चाची वापस आएंगे तो वे कहाँ रहेंगे। मेरी माँ ने इसका हल निकाला और कहा कि मेरी छुट्टियों में मुझे मामा के घर भेज दिया जाएगा। इसी बीच हमारे बोर्ड के पेपर करीब आ गए। राहुल ने मुझे और सारिका को पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे पढ़ाई करके मैंने और सारिका ने अपने पेपर दिए। पेपर खत्म होते ही चाचा वापस आ गए और मुझे मामा के घर जाना पड़ा। मामा के घर जाने से पहले मैं अनिल से मिलने कॉलेज गई, लेकिन वहां मुझे एहसास हुआ कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरा प्यार एकतरफा है। इससे मायूस होकर मैंने मामा के घर जाने का फैसला पक्का कर लिया। मैं उदास थी, लेकिन पहली बार मामा के घर जाने की खुशी भी थी। मेरे पापा और छोटा भाई मुझे स्टेशन पर छोड़ने आए। उड़ने की थी। मामा और मामी मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आए थे। यह दूसरी बार था जब मैंने मामी को देखा था। इससे पहले मैंने उन्हें सिर्फ अपनी बुआ की शादी में देखा था। मामा जब भी हमारे घर आते थे, अकेले आते थे। मामी को कभी साथ नहीं लाते थे। मुझे अपने मामा बहुत पसंद थे, क्योंकि वे बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी आदतें इतनी प्यारी थीं कि वे किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे। मामा हमें अपने घर ले गए। वहां हम सबने मिलकर दोपहर का खाना खाया। मामी मुझसे बहुत अच्छे से मिली। उन्होंने मुझसे प्यार से बात की और मेरा बहुत ध्यान रखा। मेरी मामी मेरी माँ और ताई के बिल्कुल उलट थीं। वे बहुत ही दयालु और सुलझी हुई महिला थीं। कभी कभी उनकी शख्सियत में मुझे अपनी बुआ की झलक दिखाई देती थी। मैं बहुत लापरवाह और आलसी थी, लेकिन मामी ने कभी मुझे डांटा नहीं। वे हमेशा मुझे प्यार से समझाती थीं। सारिका मुझे रोज फोन करती थी, क्योंकि उसे मेरी बहुत याद आती थी। मैं भी उसे याद करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने उसे माँ और ताई के झगड़ों के बीच अकेला छोड़ दिया था। इसलिए वह फोन पर मुझसे गुस्सा करती थी और बातें सुनाती थी। मैं उसे समझाती थी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही तय कर रखा था। मामा के घर जाते हुए मैं अनजाने ही अपने दिल का एक हिस्सा पीछे छोड़ आई थी। मुझे पता नहीं था कि जिसके लिए मैं अपना दिल छोड़कर आई हूं, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं। मामी की कोई औलाद नहीं थी। वे अकेलेपन में अपना वक्त गुजारती थीं। मेरे घर आने से मामी बहुत खुश थीं। ऐसा लगता था जैसे मेरी मौजूदगी से उनकी जिंदगी में रौनक आ गई हो। मामा अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि शायद भूल गए थे कि उनकी पत्नी समय से पहले ही बूढ़ी हो रही है। कभी कभी अपनों की लापरवाही हमें वक्त से पहले ही थका देती है। कभी कभी मुझे अपनी मामी पर बहुत तरस आता था। ऐसा लगता था जैसे वे इस घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई हों। मामा मामी को शादी करके इतनी दूर ले आए थे कि अब उनका अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी लगभग खत्म हो गया था। शायद यही वजह थी कि मेरी मामी मेरी मौजूदगी से बेहद खुश थीं। मामा के घर के पास ही एक औरत रहती थी जो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। मैंने मामी से कहकर उस औरत के पास सिलाई सीखने जाना शुरू कर दिया, लेकिन सिलाई सीखते हुए भी मेरा ध्यान बार बार मामी पर चला जाता था। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मामी अकेली और उदास होंगी। सिलाई सीखते हुए मेरी दोस्ती वहां की एक लड़की से हो गई जिसका नाम सोफिया था। सोफिया बहुत चुलबुली और जिंदादिल लड़की थी। उसे देखकर कभी नहीं लगता था
कि उसने अपनी जिंदगी में कोई दुख देखा होगा। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी संगत में मेरा वक्त बहुत सुकून से बीतने लगा। मामा सुबह घर से काम पर जाते और शाम को लौटते। दिन में मामी से मेरी बहुत सारी बातें होती थीं। दिन तो ठीक ठाक कट जाता था, लेकिन शाम के वक्त एक अजीब बात होती थी। मामी मुझे जल्दी खाना खिलाकर मामा के आने से पहले ऊपर के कमरे में छिपा देती थीं। मामी का यह रोज का व्यवहार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। हिचकिचाहट के कारण मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाती थी। एक रात ऐसा हुआ कि मुझे प्यास लगी, तो मैं ऊपर वाले कमरे से चुपके से नीचे किचन की तरफ जाने लगी। तभी मुझे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब मैंने गौर किया तो समझ में आया कि यह आवाज मामी के कमरे से आ रही है। मैं धीरे धीरे उनके कमरे के पास पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और मैंने अंदर झांका। जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मामी जमीन पर पड़ी रो रही थीं और मामा उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। इस दृश्य ने मुझे पूरी तरह झकझोर दिया। मेरी चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और तेजी से ऊपर अपने कमरे में भाग गई। मैं पूरी तरह से हिल चुकी थी। उस रात मेरा दिल मामा का यह रूप देखकर टूट गया। बाहर से जो मामा इतने नरम दिल और अच्छे इंसान लगते थे, उनका यह रूप कभी मेरी कल्पना में भी नहीं था। मामी और मामा की शादी को 12 साल हो चुके थे और शायद मामी इतने समय से यह सब सह रही थीं। इतना कुछ सहने के बावजूद मामी ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। वे बहुत सहनशील और शांत स्वभाव की थीं। लेकिन अब मामा की यह हिंसा हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। मामा को अब मामी की बढ़ती उम्र और उनकी तकलीफों का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वे शायद उन मर्दों में से थे जो औरत को सिर्फ अपनी जूती समझते हैं। उस रात मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। मैंने तय कर लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। शादी का ख्याल मेरे लिए अब सिर्फ एक बुरा सपना बन चुका था। मेरी आंखों के सामने रात का मंजर बार बार घूम रहा था। मैंने जैसे तैसे रात बिताई। सुबह होते ही मैं मामी को ढूंढने किचन में गई। मामी वहां नाश्ता बना रही थीं। उनके चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन वे फिर भी अपने कामों में लगी हुई थीं। मामी ने नाश्ता बनाया और मामा के लिए ट्रे में रखकर मुझे दिया। जब मैं मामा के कमरे की तरफ नाश्ता लेकर जा रही थी, तो दरवाजे के पास जाकर अचानक रुक गई। रात का मंजर फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरे कदम भारी हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से वहीं खड़ी हूं। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर अपने कदम अंदर की ओर बढ़ा दिए। कमरे में जाकर मैंने मामा के सामने वाले टेबल पर नाश्ता रख दिया। मामा हाथ में अखबार लिए सुर्खियां पढ़ रहे थे। मेरे आने पर उन्होंने एक पल के लिए नजर उठाई, मुझे देखा और फिर अखबार पढ़ने में लग गए। मैंने एक नज़र मामा के चेहरे पर डाली। उनका सीधा सादा चेहरा देखकर किसी को भी उनके भीतर के खतरनाक चेहरे का अंदाजा नहीं हो सकता था। उनके इस दोहरे रूप को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा, न जाने और क्या क्या देखना बाकी है। पूरा दिन मामी के व्यवहार और हालात को समझने में बीता। मैं दुविधा में थी कि उनसे कुछ पूछूं या नहीं। इसी सोच विचार में दिन ढल गया। रात होते ही मैंने मामी के कहने से पहले ही खाना खा लिया और ऊपर वाले कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर यूं ही विचारों में खोई रही। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और सारिका को कॉल किया। उससे थोड़ी देर बात करने पर मेरा मन हल्का हुआ। वह मुझे माँ और ताई के बीच हुए ताज़े झगड़े के बारे में बता रही थी। हालांकि हम दोनों ऐसे झगड़ों में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, लेकिन आज मैं उसकी बातों पर मुस्कुराना तो दूर, ठीक से सुन भी नहीं पा रही थी। सारिका बार बार पूछ रही थी, तुम ठीक तो हो ना? पर मेरे पास उसे झूठी तसल्ली देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आधी रात बीतने के बाद मैं धीरे धीरे कदमों से कमरे से बाहर निकली और फिर वही नजारा। मामी के कमरे के बाहर से सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैंने चुपके से उनके कमरे में झांका। मंजर वही था जो पिछली रात देखा था। मामी बेबस रो रही थीं और मामा उन्हें बेरहमी से मार रहे थे।
मैं तेजी से अपने कमरे में वापस आ गई। इस बार मैंने ठान लिया था कि सुबह होते ही मामी से इस बारे में बात करूंगी। अगली सुबह जैसे ही मामा ऑफिस के लिए निकले, मैंने मामी से कहा, मामी, सब काम छोड़िए और मेरे पास बैठिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मामी मेरी बात सुनकर हैरान रह गईं और मेरे साथ आंगन में बैठ गईं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, जी मामी, घर पर सब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। मामी मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखती रहीं। मैंने पूछा, मामी, आप मुझे बताएंगी कि माँ आपके साथ ऐसा सुलूक क्यों करते हैं और ये सब कब से चल रहा है? मेरे सवाल सुनकर मामी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मैंने उन्हें पिछली रात का किस्सा बताया और कहा, मैंने मामा को आपको मारते हुए देख लिया था। अब समझ में आया कि आप मुझे मामा के आने से पहले ऊपर वाले कमरे में क्यों भेज देती थीं। अब सच सच बताइए, मामा के इस रवैये की वजह क्या है? मेरे जोर देने पर मामी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह सब आज का नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। मेरी शादी के 5 महीने बाद से ही यह सब शुरू हो गया था। मामी ने जो कहानी सुनाई उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, इन 12 सालों में आज पहली बार मैंने किसी के सामने अपना दिल खोला है। तुमसे बस एक गुजारिश है, ये बात किसी से मत कहना, खासकर अपनी माँ से। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस रिश्ते को कोई ठेस पहुंचे। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मेरे साथ खड़ा हो सके। मामी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, मामी, इतने सालों से चुप रहकर आपने क्या हासिल किया? ये तो खुद पर जुल्म करने जैसा है। अब बहुत हो गया, क्या आप पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार देंगी? मामी ने कहा, तुम अभी बच्ची हो, इन बातों को नहीं समझती, इसलिए ऐसा कह रही हो। हमारे समाज में तलाकशुदा औरत की कोई जगह नहीं होती। मैंने कहा, मामी, ये नियम और उसूल भी तो हम ही बनाते हैं। अगर हम इन जुल्मों को चुपचाप सहते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होंगे। किसी को तो आगे आकर इसे रोकना होगा। हम सब तभी जागते हैं जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है। यह सब्र और बहादुरी नहीं है, बल्कि बुज़दिली है। भगवान भी हमें यह सब सहने के लिए नहीं कहता। मेरी बातों का मामी पर थोड़ा असर हुआ। उन्होंने कहा, तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन याद रखना, जब हम समाज के उसूलों से टकराते हैं तो समाज हमें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने मामी से कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, आप बस मेरे लिए दुआ करें। मामी हल्की मुस्कान के साथ किचन में चली गई। अगले दिन मैंने एक योजना बनाई। इस सब के लिए मुझे सारिका की मदद की जरूरत थी। मैंने उसे कॉल करके सब कुछ समझाया। फिर मैंने मामा से मामी को गांव ले जाने की इजाजत मांगी। पहले तो मामा ने साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे जोर देने पर वे मान गए। मैंने यह बात मामी को बताई तो वे बहुत खुश हुईं। अगले दिन हम दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मैं सारिका से फोन पर बात करती रही और उसे गांव पहुंचने तक की सारी तैयारी समझा दी। जब हम गांव पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। हमें स्टेशन पर लेने के लिए राहुल आया था। घर पहुंचने के बाद मैंने महसूस किया कि मैंने इस माहौल को कितना मिस किया है। खाना खाकर मैं और सारिका दादी और बुआ के साथ बैठकर विस्तार से बातें करने लगे। मैंने सारी बातें दादी को बताईं तो दादी ने मुझे समझाया, अब तुम चिंता मत करो, मैं सही मौका देखकर तुम्हारी माँ से खुद बात करूंगी। दादी की बात सुनकर मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। 2 दिन बाद दादी ने माँ और मामी को अपने कमरे में बुलाया और सारी बातें शुरू से माँ को बताईं। जब माँ ने यह सब सुना तो वे हैरान रह गईं। माँ को कभी यह अंदाजा भी नहीं था कि उनका छोटा और इकलौता भाई ऐसी हरकत कर सकता है। माँ को हमेशा से सच बोलने की आदत थी। इस बार भी उन्हें सच बोलने का मौका मिल ही गया। सबको पता था कि माँ और ताई ही ऐसे लोग हैं जो मामा से बात कर सकती थीं और मामी की मदद कर सकती थीं। दादी और मामी की बातें सुनने के बाद माँ ने एक पल भी गंवाए बिना मामा को फोन किया और उन्हें तुरंत गांव आने का आदेश दिया। मामा भले ही कितने सख्त क्यों न हो, लेकिन माँ के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। माँ के आदेश पर मामा ने तुरंत टिकट बुक करवाई
और गांव आ गए। जैसे ही मामा गांव पहुंचे, मां ने उन्हें बिना कोई मौका दिए उनकी क्लास लगानी शुरू कर दी। हॉल में सिर्फ ताई, मां और मामा थे। बाकी सब अपने अपने कमरों में दुबके हुए थे। मैं दादी के बगीचे में बैठकर कच्चे आम खा रही थी और मामी की बातों को याद कर रही थी। मामी ने उस दिन मेरी जिद के बाद अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई से पर्दा हटाया था। उन्होंने मुझे बताया, मेरी शादी के शुरू के कुछ दिन ही अच्छे गुजरे, जैसे हर नई शादी में होता है। लेकिन कुछ महीनों बाद जब मैं गर्भवती नहीं हुई तो तुम्हारे मामा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हूं। फिर डॉक्टर ने तुम्हारे मामा से टेस्ट करवाने को कहा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बहुत समझाने पर वे तैयार हुए। जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि तुम्हारे मामा कभी पिता नहीं बन सकते। यह बात उन्हें अपनी मर्दानगी पर चोट की तरह लगी। मैंने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम्हारे मामा इसे कभी नहीं भूल सके। उन्होंने इसे अपने अहम पर ले लिया और मानने लगे कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूं। इस गलतफहमी के कारण वे चिड़चिड़े हो गए और अपनी हर निराशा मुझ पर निकालने लगे। वे मुझे रोज मारने पीटने लगे। मैं मजबूरी में यह सब सहती रही। चुप रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मामी की तकलीफें सुनकर मैं उनकी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसी कारण मैंने यह कदम उठाया था। हॉल से माँ और मामा की बहस की आवाजें आ रही थीं। मैं उठकर सारिका के पास जाकर बैठ गई। बहस का नतीजा यह निकला कि गुस्से में मामा ने मामी को तलाक देने का ऐलान कर दिया और पास में खड़ी टेबल को ठोकर मारकर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद मामी ने पास ही एक किराए का घर ले लिया और मुझे भी अपने साथ रख लिया। उन्हीं दिनों राहुल ने घर के ऊपर एक और पोर्शन बनवाने की योजना बनाई। घर छोटा पड़ रहा था और मेरा कमरा पहले ही चाचा चाची के इस्तेमाल में था। दादी शुरुआत में बदलाव के लिए तैयार नहीं थीं, क्योंकि उन्हें यह घर बहुत प्यारा था। लेकिन राहुल ने उन्हें मना लिया और काम शुरू हुआ। कुछ समय बाद जब मैं और सारिका कॉलेज पास कर चुके थे, तब तक ऊपर का पोर्शन भी बनकर तैयार हो गया था। उन्हीं दिनों माँ और ताई की कोशिशों से मामी की शादी एक अच्छे लेकिन उम्र में बड़े व्यक्ति से तय हो गई। मामी अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थीं। इस दौरान राहुल को भी नौकरी मिल गई थी। ताई ने तुरंत राहुल के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी और कुछ ही दिनों में राहुल की शादी धूमधाम से हो गई। हम सबने उसकी शादी में बहुत मजे किए। धीरे धीरे माँ और ताई के बीच की सभी गलतफहमियां भी खत्म हो गईं। अब हमारा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।